अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ ना अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी प्रेग्नेंट हुई हैं और वो सोच रही हैं कि आगे जाके क्या होगा। क्योंकि ये सवाल जो सा होता है ना, ये लास्ट में जाके ना इंसान का दिमाग ख़राब करता रहता है कि पता नहीं आगे जाके मेरे साथ क्या होगा। तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि शादी के मेरे ख़्याल से 1 महीने के बाद पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और दुबई आने से कुछ अर्सा पहले पता चल गया था ना मुझे। तो पहले तो मैं बड़ी अच्छी रही जी, खाती-पीती रही, बिल्कुल परफ़ेक्ट, मुझे बड़ी भूख लगती थी, हर चीज़ मेरा सब कुछ ठीक जा रही थी। लेकिन दुबई आने से कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर बहुत ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग तो नॉर्मली होती है, सबको ही होती है, लेकिन मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो फिर मैं इमरजेंसी गई तो जी उधर डॉक्टर थी एक, और जैसे वो डॉक्टर थी लगता है उनको अपने घर पे किसी चीज़ का गुस्सा था, तो जी उन्होंने अपना गुस्सा ना मुझ पे सही निकाला ना, हर चीज़ मतलब वो चेक करने में भी इतनी बदतमीज़ी से चेक कर रही हूँ और ये कर रही ना, तो मेरा ना दिल उधर से बड़ा डर गया। तो मैंने उधर ही सोच लिया था जो मर्ज़ी हो जाए, मैं जो डिलीवरी है ना वो दुबई में ही करूँगी, मैं पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं करूँगी। तो मैंने उसी वक़्त ये डिसाइड कर लिया था क्योंकि मेरा दिल बहुत डर गया था कि मतलब उन्होंने इस तरह मुझे ट्रीट किया कि मुझे उनकी बातें, उनकी चीज़ें मुझे अभी तक नहीं भूलती ना। कि आप एक वैसे ही एक तकलीफ़ में हो और ऊपर से डॉक्टर आपको और ज़्यादा ऐसे डराए और सब कुछ करे। तो ख़ैर मैंने ना उधर से जब हो गई मैं फ़ारिग, मैं उधर से बाहर निकली। उसके बाद फिर भी मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई, तो बस ये टेस्ट वूस्ट करवाया और जब मैं दुबई के लिए निकली तो एयरपोर्ट पे पहुंची तो जी मेरा जो टेस्ट था वो पॉज़िटिव निकल आया। हस्बैंड मेरे दुबई आ गए क्योंकि उनका कोई काम का मसला था। पेरेंट्स मेरे पहले चले गए हुए थे, मैं बिल्कुल अकेली वहाँ पर। तो 7 दिन तकरीबन मैं वहाँ पर अकेली रही, लेकिन वहाँ पर लाहौर में जो है ना डॉक्टर तहमीना थी वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे 9 मंथ का सब कुछ बता दिया था कि जी आपने इस मंथ में ये करना है, आपने इस मंथ में ये करना है। उन्होंने हर चीज़ मेरी ना उन्होंने मुझे अच्छे से बता दी ना। तो ख़ैर वो मुझे बड़ी अच्छी डॉक्टर तहमीना मिली थी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड की सिटी वाली थी वो तो मैं कहती हूँ तौबा है। मेरा तो ना मुझे उसको याद करके भी मुझे गुस्सा चढ़ जाता है कि वो इतनी मुझे, तो हमेशा उस डॉक्टर के पास जाएँ जो आपको तसल्ली दे और आपकी अच्छे से बात समझे। कभी ऐसी डॉक्टर के पास मत जाएँ जो आपको अपनी अकड़ ही दिखा रही हो और फिर आपके साथ इस तरह करके आपको इंसानों की तरह देख ही ना रही हो। तो ख़ैर ऐसे कभी डॉक्टर के पास ना जाएँ, चाहे आप कहीं पर भी हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, किसी भी कंट्री में हो। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले अपनी रखनी है। तो जी 7 दिन के लिए मैं फिर उधर रुक गई और मैं कभी लाइफ़ में पाकिस्तान अकेले नहीं रही थी। वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ था, वो भी फिर मैं अपनी खाला के घर पे रही थी। उधर ही मैं रही और फिर उधर से दुबई आ गई। तो फिर उसके बाद जब मैं दुबई आई हूँ तो फिर ज़रा मेरी तबीयत, मुझे डॉक्टर तहमीना ने उधर ही कह दिया था कि आपने ट्रैवल चलो अभी तो आप कर रही हो, लेकिन इसके बाद आपने ट्रैवल नहीं करना ना। मतलब दुबई का तो फिर भी 3 घंटे का रास्ता होता है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसके बाद ट्रैवल नहीं करना। तो मैंने उसी वक़्त कर लिया था, ठीक है डॉक्टर, मैंने कहा, उन्होंने कहा डिलीवरी तुमने इधर करनी है? मैंने कहा नहीं, मैंने दुबई में ही करनी है, मैंने यहाँ पे नहीं करनी। उन्होंने कहा फिर तो बहुत बेहतर है, तो अगर आप वहाँ पे करो तो। कुछ चीज़ें थी जो सी मेरे साथ मतलब 9 मंथ तक ही रहीं, जैसे कि मुझे ना स्टार्टिंग से खांसी स्टार्ट हो गई थी ना, और खांसी जो सी थी वो मेरी स्टार्टिंग वाले मंथ में तो बहुत ज़्यादा थी। और ये हर एक के साथ होता है, ये नहीं होता कि किसी को खांसी, हर एक का अपना अपना सिम्टम होता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कोई मसला हो जाता है, तो फिर ये होता है कि आपका 3 मंथ तक तो वो रहता ही रहता है। लेकिन मेरा 3 मंथ तक नहीं रहा था, मेरा 9 मंथ तक रहा था। हाँ, बीच में 2-3 महीने हो गए थे जो अंदर कम हो गई थी, लेकिन खांसी जो सी थी ना वो मेरी बिल्कुल नहीं रुकती थी। और इसकी वजह से मैं दुबई जब आई तो दुबई में मैंने बहुत डॉक्टर्स के पास गई, उनको मैंने बताया। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर आपकी नहीं ठीक होती तो हम आपको पंप लगा देते हैं, फिर उसके बाद आप डिलीवरी के बाद आपको फिर नाप लगाना ना। लेकिन मुझे सबने कहा कि नहीं तुम वो ना लगवाना, एक बार लग गया तो फिर ये बाद में तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं लगाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो भी नहीं किया, लेकिन मैं कुछ रेमेडीज़ थी जो सी मैं करती थी और उन रेमेडी की वजह से मैं बेहतर हो जाती थी। मैंने स्टार्टिंग में जो मेरी तबीयत ख़राब हुई मैंने दवाइयाँ-शवाइयाँ खाई, लेकिन पूरे 9 महीने मैंने एक पैनाडोल भी नहीं खाई। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रेमेडीज़ होती थी मैं वो यूज़ करके अपने आप को बेहतर कर लेती थी, चाहे मुझे बुखार हो, ज़ुकाम हो, खाँसी हो, कुछ भी हो। कोई सिरप से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, डॉक्टर तहमीना से भी लिखवाए, दुबई आकर भी सारे डॉक्टरों को बताया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ना। तो ख़ैर फिर वो जो रेमेडियाँ करती थी उससे कुछ बेहतर हो जाती थी। ये होता था कि भई सो जाती थी, फिर अगले दिन फिर वही सब कुछ होता था। लेकिन पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको बड़ा डर लगता है। मैं इतनी डर जाती थी कि मैं बस क्या करती थी, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाती थी, मैं जाके बस उससे ये पूछती थी मेरा बेबी ठीक है ना? उसकी हार्ट बीट सुनती थी, मैं तसल्ली में आ जाती थी कि हाँ भई मैं ठीक हूँ। तो ख़ैर फर्स्ट बेबी पे आपको बड़ा ज़्यादा डर लगता है, तो कभी आप मत डरें, सब कुछ बेहतर होता है। मैं सब डॉक्टर से एक ही पूछती थी कि मेरे बेबी को तो नहीं कुछ होगा ना? मुझे खाँसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो कहते थे ऐसा-वैसा कुछ नहीं होगा। तो ख़ैर फिर मैं दुबई में जब मैं आ गई तो फिर मैं बेहतर हो गई।
मेरी तबीयत भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो गई। 3 मंथ्स ज़रा थोड़े थे मुझे कोरोना की वजह से जो वीकनेस थी वो मेरी काफ़ी अर्सा रही, लेकिन 3 मंथ यही होता है स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं ना, बस यही ज़रा थोड़े होते हैं मुश्किल के होता है टाइम, और इसमें आपको केयर भी सबसे ज़्यादा करनी होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल हो जाते हैं। फिर आपके जब 4 मंथ स्टार्ट होता है फिर आपको खुद भी फील होता है कि हाँ भाई मैं अब थोड़ी बेहतर हूँ पहले की निस्बत। तो ये होता है फर्स्ट। और दूसरी बात, आपको ना मतलब खाने पीने का ज़रा थोड़ा ख्याल करना है आपको। जैसे पाइनएप्पल नहीं खाना, पपाया नहीं खाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। रो फिश, रो एग, ये सब कुछ आपने नहीं खाने। ये तो लाजमी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो मैंने तो पूरे 9 मंथ ये मुझे तो जिस जिस चीज़ से डॉक्टर ने मना किया ना, मुझे तो डर के मैं कोई भी चीज़ नहीं खाती थी। आपको जैसे मैंने बताया, मैंने पेनाडोल तक नहीं खाई। मुझे ऐसा लगता था पेनाडोल खाऊंगी तो कोई बेबी को नुकसान ना हो, तो मैंने पेनाडोल भी नहीं खाई। क्योंकि अब पता है इंसान को बड़ा होता है ना, जब आप स्टार्टिंग से कोई तकलीफ़ में आ जाए ना, तो फिर आपको पूरा टाइम फिर तकलीफ़ में आपको डर ही लगा रहता है कि भाई ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो फिर इस तरह होता है, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से मेरी तबीयत भी नहीं कुछ ठीक थी ना। तो खैर फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारा टाइम अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता करते निकल। और रूटीन चेकअप तो मेरा चलता रहता था, वो मुझे बस डेट देते थे, मैं उस पे चली जाती थी। और तब ज़रा कोरोना का थोड़ा मसला था, तो हर बार ज़रा कोविड का टेस्ट करवा के जाना पड़ता था, रिपोर्ट दिखानी पड़ती थी। अब तो खैर ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पहले ज़रा थोड़ा ये मसला भी था ना। तो मेरे बहुत कोरोना टेस्ट हुए हैं, इंतहा के हुए हैं, पाकिस्तान से लेके दुबई तक बहुत ज़्यादा मेरे ना हुए हैं। तो 8 मंथ तक तो सब कुछ ठीक था, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वो सारे टेस्ट भी वो लोग करते थे, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह उनका सारा कुछ वो लोग करके अपने सिस्टम में डालते जाते थे। और 7 मंथ के बाद ना मेरा थोड़ा बीपी हाई होने शुरू हो गया, तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका बीपी भी हाई है। फिर जब उन्होंने देखा तो मेरे पैरों पे स्वेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गई थी ना। स्टार्टिंग में ही मेरी ना आई थिंक 6 मंथ के बाद ही मुझे लगता था कि मेरे पैरों पे स्वेलिंग होने स्टार्ट हो गई है ना। उसके बाद जब 8 मंथ आया ना, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई ना मुझे। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि जी आपका एक तो बीपी बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपको स्वेलिंग भी बहुत हो रही है, और आपका ना बेबी की ग्रोथ भी ना अंदर रुक गई है, इसका वेट भी नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए उन्होंने ना मुझे 38 वीक के अंदर उन्होंने मुझे कहा कि आप ना डिलीवरी किसी भी टाइम करवा लें, अगर आपका बीपी हाई होता है तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाए। तो इसी तरह मेरे साथ हुआ, मेरा बीपी एक दिन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो फिर मैं इमरजेंसी चली गई। और इनकी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आपकी केयर बड़ी करते हैं, ठीक है। और जी यहाँ पर फिर मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, ये मुझे रूम मिला था। और मेरे ना माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ ये चल रहा था, क्योंकि मेरे सब की ना सी सेक्शन हुआ हुआ है, मेरे जितनी भी कज़न्स हैं सबकी ना। तो आपको पता है जब आप हर तरफ एक ही चीज़ देखते हो ना, फिर आपके दिल में वही डर होता है। लेकिन मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह से नॉर्मली डिलीवरी हुई, मेरी वो नहीं हुई। और दूसरी बात, ये डॉक्टर क्या करते हैं आपको ना, खुद कहते हैं पहले कि जी हम तो पूरी कोशिश करेंगे नॉर्मल की, अगर नहीं हो सका तो फिर हम सी सेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन हम खुद से हम लोग सी सेक्शन ही आपका करेंगे। तो ये बड़ी बेहतर चीज़ है जी इनकी। तो मैंने इस वजह से भी, मुझे पाकिस्तान का डर लगता था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सी सेक्शन होता है। और पाकिस्तान में भी सबको यही लगता था कि मेरा भी सी सेक्शन ही होगा, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के मुझे लगता है कि सब सोच ये रखते हैं कि सी सेक्शन ही होता है, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर 90% सब औरतों का सी सेक्शन होता है। लेकिन मैं कहती हूँ बेहतर है अगर आपके नॉर्मल हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है तकलीफ़ होती है, मैं ये नहीं कहती कि तकलीफ़ नहीं होती, सी सेक्शन में भी तकलीफ़ होती है, नॉर्मल में भी तकलीफ़ होती है। लेकिन वो ये होता है कि जब नॉर्मल हो जाता है तो फिर आप कुछ महीने बाद अपने आप को ज़्यादा बेहतर फ़ील करते हो। और मैं आप सबको यही कहूँगी, अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ख़ास तौर पे आप बिल्कुल मत डरें, क्योंकि ये जो सा टाइम होता है ना, ये आप अगर अपने आप को थोड़ा सा भी अपने आप को टेंशन में डालते हैं ना, तो वो आपकी टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे कोई मिलने वाले थे यहाँ पर, मैंने उनसे गलती से ये सवाल कर लिया कि जी लेबर रूम में क्या होता है। तो उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि मेरा पूरा महीना उस डर में गुजर गया कि पता नहीं। तो मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि कभी किसी से ये सवाल ना करें कि जी लेबर रूम में क्या होगा, कैसे होता है, क्या कुछ होता है, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना वो आपका आराम से गुजर जाएगा। लेकिन जो आपका उससे पहले का टाइम है ना, वो फिर आपका सोचने में ही गुजर जाएगा कि वाकई ऐसा होगा, वाकई ये होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा ना अच्छा रखें, दुरूद शरीफ मुँह में रखें, सब कुछ बेहतर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये नहीं कि तकलीफ़ नहीं आती, तकलीफ़ भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो गुजर जाती है। लेकिन वो उतनी होती है जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये भी होता है, ठीक है। तो खैर मेरी डॉक्टर्स आई सुबह के टाइम पर, उन्होंने मुझे पहले तो उन्होंने मुझे नाश्ता दिया। अभी नाश्ता मैं करने लगी हूँ तो उन्होंने मुझे बाहर आ गए, जी आपकी व्हीलचेयर आ गई, जो आप लेबर रूम में चलें। तो मेरा तो दिल ऊपर नीचे क्या पता नहीं क्या होगा लेबर रूम में। तो फिर जब मैं लेबर रूम में गई तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए, सब कुछ किया।
फिर एक इंजेक्शन और होता है जो आपकी पेन को ख़त्म, जैसे आजकल पेन लेस इंजेक्शन भी आए हुए हैं जिससे आपकी कमर में लगा देते हैं और आपको पेन नहीं होती, लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी डिलीवरी का टाइम बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। तो जब मुझे डॉक्टर ने ये बताया, और सबसे पहले मैंने उनसे सवाल किया कि जी इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, तो उन्होंने कहा हाँ इसकी तो होगी। तो फिर मैंने कहा जी मुझे नहीं लगवाना, मैं नॉर्मल ही चाहूँगी, जैसी पेन्स होंगी मैं वही बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं इतना नहीं पे कर सकती। तो फिर जी उन्होंने कहा ठीक है ये आपकी मर्ज़ी है। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर आपका कोई मसला बन गया तो फिर हम आपका सी सेक्शन करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। मैंने कहा ठीक है। तो ख़ैर उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया सब कुछ नॉर्मल, मतलब इंजेक्शन भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। तो थोड़ा-सा तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके नंबर उन्होंने सारे मेरे ले लिए, मेरे हस्बैंड का नंबर सबका। और यहाँ पर तो दुबई में तो ये भी सिस्टम है कि आप जैसे बाहर होता है आप अपने हस्बैंड को अपने पास भी खड़ा कर सकते हैं, अपनी मदर को अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह का था ना, मतलब इतना अच्छा सिस्टम था इनका, सच में इतना अच्छी इनकी नर्स थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक नर्स तो इतनी अच्छी थी, वो भाई वो लास्ट तक मेरे साथ रही है और उसने मेरी इतनी मदद कराई है, हर चीज़ में उसने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, मैंने पता ही नहीं किया। सच में मैंने ये सवाल पहले किया ही नहीं अल्ट्रासाउंड पे किसी से भी। और मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि आपका बेबी क्या है, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो वो भी सूडानी डॉक्टर थी जिन्होंने मेरी डिलीवरी की। तो उन्होंने कहा चलो अल्लाह तुम्हें अच्छी चीज़ देगा, जो भी देगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें पता नहीं है। तो खैर फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बेटी हुई, और बड़ी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बेटी दी। और मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों पे ये टाइम है तो आपका टाइम अच्छा गुजरे, और जिनके पास नहीं है ये अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द औलाद की नेमत से नवाजे। ठीक है। और जी यहाँ पर मैं आपको सारा रूम दिखा रही थी जी, इनका रूम भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा रूम था और हर चीज़ रूम में थी इनके। लेकिन फिर भी होता है ना हॉस्पिटल का, जैसा भी हो फिर भी आपका दिल जल्दी तंग पड़ जाता है। तो पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई मुझे बड़ा अच्छा रूम मिल गया, बड़ा रूम मिल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ना मेरा दिल फिर वो आपको पता है तंग पड़ने शुरू हो जाता है हॉस्पिटल में। तो खैर मेरी मदर मेरे साथ रही हैं, उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी सारी रात उन्होंने बैठ के मेरे लिए सूरत मरियम पढ़ी, उन्होंने उस पे पानी पे पढ़ के भूखा। और जी ये मेरे छोटे से काके का बैग था और इसके अंदर मेरे बेबी की सारी चीज़ें थी, सारे कलर मैंने दूसरे रखे थे क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरी बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। पता नहीं कोई मेरी इस बात पर यकीन करता है कि नहीं करता, खैर लेकिन मुझे नहीं पता था सच में। और यहाँ पर इन्होंने टेबल शेबल हर चीज़ रखी हुई थी। और फिर उसके बाद इन्होंने आके पहले रात को चेकअप करते रहे, सब कुछ करते रहे। फिर डॉक्टर भी रात को आई, उन्होंने भी देखा क्योंकि सारी रात हमारी इसी तरह गुजर गई। फिर सुबह सुबह के टाइम पे फिर मेरी डिलीवरी हुई थी। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि अगर आपका ये टाइम है तो आप बिल्कुल किसी चीज़ से ना डरें, और ये सोच तो बिल्कुल ना रखें ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चाहे आपका सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में तकलीफ़ होती है और दोनों ही एक जैसी होती है। मैं नहीं कहती कि वो बड़ी आसान है और वो बड़ी मुश्किल है। तो इसी तरह ही है, और बस अपना ख़्याल करें, अपनी डाइट का अच्छा ख़्याल करें। हाँ, जिस चीज़ की क्रेविंग हो वो भी खाएं, ये मैं नहीं कहती कि ना खाएं, क्योंकि मुझे जब आपको उस टाइम पे क्रेविंग होती है फिर आपको कोई समझ नहीं आती, आपका दिल करता है बस आप ये खाएं। मेरा मीठा चीज़ें खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता था, मैं बस नमकीन खाती थी। नमकीन मुझे बहुत पसंद था, जैसे कि नीमको मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाती थी। ठीक है। तो खैर जी डिलीवरी हो गई थी मेरी, उसके बाद जी उन्होंने खाना दिया। खाना ये आपको मतलब अच्छा खाना देते हैं, कोई ऐसा नहीं देते। ये आपको ठंडा भी देते हैं, गर्म भी देते हैं, जूस भी देते हैं, हर चीज़ आपको देते हैं खाने पीने के लिए, मतलब कोई रोक टोक नहीं होती है। हमारे यहाँ कहते हैं ना ये मत खाओ, ये ऐसा ना करो। लास्ट मंथ पे बस इन्होंने मुझे पेपर वगैरह दिए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि आपने वॉक बहुत ज़्यादा करनी है, आहिस्ता आहिस्ता चाहे करें, तेज़ तेज़ करें, लेकिन वॉक आपने लाजिम करनी है। तो वो भी सब मैं करती थी। तो बाकी सब कुछ, ये सब कुछ करने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई। और मैं आपको यही कहूँगी कि कभी आप डिलीवरी के टाइम पे मत डले कि डिलीवरी रूम में क्या होगा, कुछ नहीं होता, सेम ऐसे ही रूम होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और इसके साथ ये खाना था इनका, खाने में ये हर चीज़ आपको देते हैं, मतलब हर चीज़ आपको देते हैं, दही भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। तो खाना इनका काफ़ी अच्छा था। ठीक है। तो जी मैं दुबई में पैदा हुई हूँ और मेरी बेटी जो है वो शारजा में पैदा हुई है, और मेरी वैसे भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेबी जो है वो दुबई में पैदा हो। तो खैर शारजा में हो गया, एक ही बात है। तो बस ये थी जी मेरी वीडियो। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। और जी ये खाने के साथ आपको कैलोरी वगैरह सब कुछ बता देते हैं कि जी आपने कितना खाना खाया, सब कुछ किया। तो ये बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले बहुत बेस्ट है, मैं तो कहती हूँ सबसे बेस्ट मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही लगा है। इसमें आपकी सारी केयर भी की जाती है, आपका सब कुछ किया जाता है।
और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत मैं खुश हूँ कि शुक्र है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि नॉर्मल के बाद फिर आपके आहिस्ता-आहिस्ता जब टाइम गुज़रता है तो फिर आपको अपनी तकलीफ़ का भी एहसास नहीं होता, ठीक है? तो जी ये थी जी मेरा छोटा सा प्यारा सा बेबी, और बहुत प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।